सोचिए, एक छोटे से मुल्क की सड़कों पर कल तक हाथ में तख्ती थामे बच्चे खड़े थे, नारे लगा रहे थे, सवाल पूछ रहे थे। लेकिन अचानक वही बच्चे पत्थर उठाते हैं, बैरिकेड तोड़ते हैं और जला देते हैं पूरी राजधानी, और महज 48 घंटे में पूरी सरकार उखाड़ फेंक देते हैं। आखिर क्यों? क्या सोशल मीडिया बैन ही उनकी दुनिया हिला गया, या इसके पीछे कोई और गहरी कहानी थी? नेपाल की गली कूचों में उठी यह आग केवल एक देश की राजनीति नहीं बदल रही, यह पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक चेतावनी है। और भारत क्या सचमुच इससे बचा हुआ है, या फिर वही विस्फोटक सामग्री यहाँ भी धीरे धीरे तैयार हो रही है? नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। नेपाल का हालिया विद्रोह केवल एक सामान्य राजनीतिक उथल पुथल नहीं है, बल्कि यह आने वाले समय के पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति और समाज की दिशा तय करने वाला मोड़ है। इसे सिर्फ सोशल मीडिया बैन की प्रक्रिया कहकर सीमित कर देना सबसे बड़ी भूल होगी। असल में यह विद्रोह उस दबे हुए गुस्से का विस्फोट था जो वर्षों से भ्रष्टाचार, वंशवाद और दमनकारी सत्ता के खिलाफ नेपाली समाज में धीरे धीरे जमा होता रहा। सोशल मीडिया बैन तो केवल एक बहाना था, असली कहानी कहीं और छुपी हुई थी। सरकार ने जिस समय पर सोशल मीडिया बंद किया, वह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। रजिस्ट्रेशन के बहाने अचानक लगाया गया यह प्रतिबंध दरअसल पहले से चल रहे जेन जी आंदोलन को असफल बनाने की एक सुनियोजित साजिश थी। सरकार को पता था कि यह आंदोलन अब सिर्फ नारों और पोस्टरों तक सीमित नहीं रहने वाला है, इसलिए उस वक्त सोशल मीडिया को बंद करने का निर्णय लिया गया ताकि युवाओं की आवाज को दबाया जा सके। लेकिन सवाल यही है कि अगर यह केवल इंटरनेट बंद करने की घटना होती तो क्या बच्चे इतने हिंसक हो जाते? क्या यह आंदोलन इतनी तेजी से सुलग कर आग बन जाता? जवाब साफ है, नहीं। असली ज्वाला फूटी ऑपरेशन ओली के आदेशों पर, जब दर्जनों बच्चों की सामान्य हत्या कर दी गई। अगर इसे सामान्य की बजाय जघन्य कहें तो शायद गलत नहीं होगा। जब युवा अपनी पीढ़ी के शव को देख रहे थे, जब यह महसूस कर रहे थे कि यह सत्ता न केवल उनकी आवाज छीन रही है बल्कि उनका जीवन भी ले रही है, तब उन्होंने तय कर लिया कि अब समझौते का कोई रास्ता नहीं बचा। यही कारण था कि कल तक हाथ में तख्ती लेकर शांति से घूमने वाले बच्चे अचानक हिंसक हो उठे। नेपाल में सत्ता के भीतर लंबे समय से एक और खेल चल रहा था, नेपो बेबी एजेंडा। नेताओं और मंत्रियों की औलादें विदेशों में पढ़ाई करने जाती हैं, वहां से डिग्रियां लाकर अपने लिए आसान राजनीतिक रास्ते तैयार करती हैं। वहीं आम नेपाली युवा बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार की मार झेलता है। यह गहरी खाई धीरे धीरे पूरी पीढ़ी को हताश कर रही थी। जैन जी ने साफ देखा कि जिनके पास सत्ता का खून है वही आगे बढ़ रहे हैं, बाकी की मेहनत, डिग्री और सपने किसी काम के नहीं। इस असमानता ने भीतर ही भीतर आक्रोश पैदा किया, जिसे सरकार ने सोशल मीडिया बैन लगाकर और तेज कर दिया। या यूं कहें, जिसे सरकार ने सोशल मीडिया बैन लगाकर चुप करने की पूरी कोशिश की। यह कदम दरअसल युवाओं को यह जताने के लिए था कि उनकी आवाज और उनका भविष्य दोनों ही राज्य के नियंत्रण में है। लेकिन जेन जी ने इस चाल को पहचान लिया और बगावत का रास्ता चुना। नेपाल का यह विद्रोह दुनिया को एक नया पैटर्न दिखाता है। अब कोई भी सरकार यह सोचकर सुरक्षित नहीं रह सकती कि सोशल मीडिया को नियंत्रित करके वह युवा पीढ़ी को काबू में कर लेगी। बांग्लादेश में यही कोशिश हुई थी, श्रीलंका में भी सत्ता ने यही किया और अंततः गद्दी हाथ से निकल गई। नेपाल ने तो इसे और भी तेज और खतरनाक अंदाज में साबित कर दिया। सिर्फ 48 घंटे में एक पूरी सरकार धराशायी हो गई। क्या यह नेपाल के रणबांकुरों की, वीरों की कहानी, या उनके लहू का असर था, या कुछ और? असल में सोशल मीडिया बैन केवल चिंगारी थी, विस्फोटक सामग्री तो पहले से तैयार थी, नेपो बेबी। वह विस्फोटक सामग्री और भी थी, वो थी भ्रष्टाचार का पहाड़, नेताओं की लूट, वंशवाद की सत्ता और ऑपरेशन ओली जैसी निर्दयी कार्रवाइयां। भारत के लिए यह घटनाक्रम बहुत गंभीर चेतावनी है। नेपाल और बांग्लादेश दोनों ही पड़ोसी देशों में अस्थिरता भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। भारत ने हमेशा नेपाल को सांस्कृतिक और राजनीतिक साझेदार के रूप में देखा है, क्योंकि वहां की बेटी और हमारी रोटी का पुराना नाता है, माँ सीता से लेकर अब तक। लेकिन अब वहां की नई पीढ़ी का गुस्सा पूरी तरह से उस वर्ग की ओर है जो सत्ता में बैठकर केवल अपने परिवार को फायदा पहुंचाता है।
अगर यही असंतोष भारत में पनपा तो हालात कहीं अधिक भयावह हो सकते हैं। यहाँ भी राजनीति, अफसरशाही, फिल्म और कारोबार, हर जगह नेताओं, मंत्रियों और बड़े घरानों की औलादों का कब्जा है। रोजगार के अवसर सिकुड़ते जा रहे हैं। आम युवाओं को केवल धैर्य और प्रतीक्षा का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन धैर्य कब तक? अगर भारत का जन जी भी यही सोच ले कि उनकी जिंदगी केवल सत्ता और वंशवाद के खिलौने के रूप में खर्च की जा रही है, तो यकीन मानिए यह आग यहाँ भी भड़क सकती है। नेपाल ने साबित कर दिया कि नई पीढ़ी केवल नारेबाजी तक सीमित नहीं है। अगर उसके अस्तित्व पर चोट होगी तो विद्रोह में बदल जाएगी। यही कारण है कि कल तक सोशल मीडिया पर मीम बनाने वाले बच्चे अगले दिन सड़कों पर उतरकर सरकार को चुनौती दे सकते हैं। यह केवल नेपाल की कहानी नहीं, यह पूरी दुनिया के लिए सबक है। इंडोनेशिया में भी इस वक्त भ्रष्टाचार और भारी टैक्स नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। एशिया के कई हिस्सों में यह बेचैनी उफान पर है। यह दर्शाता है कि नई पीढ़ी अब पुराने राजनीतिक ढांचे को मानने के लिए तैयार नहीं है। ऑपरेशन ओली की निर्दयता ने जेन जी को यह विश्वास दिला दिया कि अगर वे आज खामोश रहे तो कल उनकी पीढ़ी खत्म हो जाएगी। जब सत्ता मासूमों की बलि लेने लगे तो फिर लोकतंत्र, संविधान और व्यवस्था सब खोखले शब्द बन जाते हैं। इसलिए नेपाल का आंदोलन केवल सोशल मीडिया बैन की प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि यह उस पूरे भ्रष्ट और वंशवादी ढांचे के खिलाफ युद्ध था जिसने देश को लूटकर नेताओं के घर भर दिए। यह युवाओं की चेतावनी थी कि अब वे केवल दर्शक नहीं रहेंगे, वे खिलाड़ी भी होंगे और निर्णायक भी। भारत को यह समझना होगा कि नेपाल का विद्रोह उसकी राजनीति और समाज के लिए भी आईना है। यहाँ भी यदि बेरोजगारी, वंशवाद और नेताओं की औलादों की मौजमस्ती के बीच आम युवाओं का धैर्य टूट गया तो नतीजे खतरनाक होंगे। भारत की सीमाओं पर जब बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों में अस्थिरता बढ़ेगी तो यह असर सीधा यहाँ तक पहुँचेगा। सवाल सिर्फ यह है कि क्या भारतीय राजनीति इससे सबक लेगी या फिर यही पुराने चाले चलेगी। सोशल मीडिया पर कंट्रोल, अखबारों पर पूरी तरीके से बैन वाली स्थिति, युवाओं को डराने की कोशिश और भ्रष्ट नेताओं की दुनिया को बचाने का खेल। नेपाल ने दिखा दिया कि जब सत्ता जनता के खिलाफ खड़ी हो जाए तो उसका तख्तापलट सिर्फ समय की बात रह जाता है। और जब युवा अपनी ऊर्जा और गुस्से को विद्रोह में बदल देते हैं तो कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। यही वजह है कि 48 घंटे में पूरी सरकार ढह गई। यह दुनिया के हर उस देश के लिए चेतावनी है जहां सत्ता यह सोचती है कि वह युवाओं को हमेशा दबाकर रख सकती है। आज नेपाल का यह आंदोलन सिर्फ नेपाली युवाओं की जीत नहीं है, यह दक्षिण एशिया की पूरी पीढ़ी की जीत है। यह उस सोच की हार है जो मानती थी कि वंशवाद, भ्रष्टाचार और दमन हमेशा चलता रहेगा। अब खेल बदल चुका है। अब सरकारें सोशल मीडिया बंद करके जनता की आवाज़ नहीं दबा पाएंगी। अब सत्ता के लिए असली चुनौती वह नई पीढ़ी है जो ना तो डरती है, ना झुकती है और ना ही समझौता करती है, बल्कि नेपो बेबी को खुलकर दुनिया के सामने लाती है। अगर भारत ने इस चेतावनी को गंभीरता से लिया और नहीं लिया तो कल यही तस्वीर यहाँ भी देखी जा सकती है। बेरोजगारी की कतारें, नेताओं की औलादों का मौज करना और युवाओं का भविष्य अंधेरे में, ये सब मिलकर उस विस्फोटक सामग्री को तैयार कर रहे हैं जो किसी भी वक्त चिंगारी से भड़क सकती है। और उस दिन सोशल मीडिया बैन या पुलिस की ताकत किसी काम नहीं आएगी। नेपाल ने बता दिया है कि जब जेन जी उठ खड़ा होता है तो सत्ता का किला 48 घंटे भी नहीं टिकता। यही है असली सबक, यही है असली सच्चाई। हालांकि भारत देश की लोकतांत्रिक और संवैधानिक पूरी की पूरी प्राचीर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया की संस्कृति को, वहाँ के आंदोलनों को भारत के हर गली कूचे में होने तो देती हैं, लेकिन इतनी नहीं तो बेकाबू हो जाए। अगर आपको लगता है कि जेन जी का यह पूरा का पूरा आंदोलन सही रास्ते में जा रहा था और सोशल मीडिया बैन उस साजिश का हिस्सा था कि जेन जी के ऊपर से सबका ध्यान उठा सके, जहां भ्रष्टाचार, जहां नेताओं की अपनी नेपो बेबी वाली पूरी की पूरी संस्कृति जेन जी के निशाने पर थी, तो आप अपना कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।